बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुमनाम हीरो के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। आइए चलते हैं कहानी की तरफ। आज़म खान हमारे कमरे में आने से पहले मैनेजर को चाय के लिए कहकर आया था। चुनांचे 15-20 मिनट बाद चाय भी आ गई। चाय की चुस्कियां लेते हुए बातों का सिलसिला भी जारी रहा। इंस्पेक्टर आज़म खान की कहानी बड़ी दिलचस्प थी। वो 20 साल की उम्र में कांस्टेबल की हैसियत से पुलिस में भर्ती हुआ था। साथ ही इसने अपनी तालीम का सिलसिला भी जारी रखा और प्राइवेट इम्तिहान देकर तालीमी मैदान में भी आगे बढ़ता रहा। वो एक जिम्मेदार, फर्द शनास और दलेर पुलिस अहलकार साबित हुआ था। इन्हीं सिफात की बिना पर वो तरक्की भी करता रहा और बिल आखिर वो इंस्पेक्टर के ओहदे पर पहुंच गया। वो मास्टर्स करने के बाद क्रिमिनोलॉजी में PhD की डिग्री भी हासिल कर चुका था। वो जुराइम पेशा अफराद की नफ्सियात से खूब वाकिफ था और मुश्किल से मुश्किल केस को हल कर देने में इसे मलका हासिल था। इसे 3 मरतबा इंस्पेक्टर से ऊपर के ओहदे पर तरक्की दी गई, लेकिन इसने हर मरतबा ये तरक्की कबूल करने से इनकार कर दिया। इसका मौक़िफ़ था कि वो दफ्तर में बैठकर कोई काम नहीं कर सकेगा, इसकी सलाहियतों को जंग लग जाएगा। आज़म खान को CBI में भेज दिया गया और OSD बनाकर इसके इख्तियारात में इजाफा कर दिया गया। इसने अपनी जहानत और दलेरी के बल बोते पर कई अहम तरीन केस हासिल किए थे। CBI में खिदमात अंजाम देते हुए इसका वास्ता ऐसे सियासतदानों से भी पड़ा था जो करप्शन की दलदल में धंसे हुए थे। इसे धमकियां भी दी गयी, सियासी दबाव भी डाला गया, लेकिन वो ना तो धमकियों से मरूब हुआ और ना ही किसी दबाव में आया, बल्कि जिस हिस्से में इसकी जरूरत होती इसे वहाँ भेज दिया जाता और वो हमेशा ही सुरखरू हुआ। कुछ अरसा पहले हुकूमत को अपने खुफिया जराये से इतला मिली थी कि खटमंडू में एक ऐसी जुराइम पेशा गिरोह की सरगर्मियां बढ़ रही हैं जो नेपाल में सियासी इंतशार पैदा करके हिंदुस्तान और नेपाल के ताल्लुकात में बिगाड़ पैदा करना चाहता है। इस गिरोह को हांगकांग की खौफनाक माफिया तंजीम तरियाड़ की हमायत भी हासिल है। तरियाड़ की तंजीम दरअसल नेपाल के बाद इलाकों में अफीम की काश्त पर कंट्रोल हासिल करना चाहती थी। इस जुराइम पेशा गिरोह का मंसूबा ये था कि अफरा तफरी पैदा करके दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में बिगाड़ पैदा कर दिया जाए। इस तरह इन लोगों को यहाँ कदम जमाने का मौका मिल जाएगा। वो गिरोह अपने आदमी सियासत में दाखिल कर देगा। इस मंसूबे में बाद सियासी शख्सियात का कत्ल भी शामिल था। इनमें नेपाल के अलावा हिंदुस्तान की बाद सियासी शख्सियात के नाम भी शामिल थे जो वक्तन फवक्तन जाती या सरकारी दौरों पर नेपाल जाते रहते थे। इंस्पेक्टर आज़म खान इन दिनों चंडीगढ़ में तैनात था। इसे इसी गिरोह का सुराग लगाने के लिए खटमंडू जाने के अहकामात दे दिए गए। नेपाल की पुलिस को भी इससे तावन के अहकामात मिल चुके थे। इंस्पेक्टर आज़म खान अगर चाहता तो चंडीगढ़ से दिल्ली जाता और वहाँ से जहाज पर सवार होकर खटमंडू पहुँच जाता, लेकिन राजदारी के ख्याल से इसने सफर का दूसरा तरीका इख्तियार किया था। वो चंडीगढ़ से बदरिया ट्रेन अम्बाला से होता हुआ सहारनपुर आया था और इससे आगे बसों का सफर शुरू हो गया था। इसे तनकपुर से सरहद पार करके नेपाल में दाखिल होना था। सरहद पार करके भी वो इसे सैकड़ों मील का सफर बसों के जरिए ही तय करना था। इसके प्रोग्राम और रवानगी को अगरचे राजदारी में रखा गया था, लेकिन दुश्मनों को किसी तरह पता चल गया था और इसे सरहद पार करने से पहले ही कत्ल करने की कोशिश की गई थी। लेकिन मेरी मुदाखलत से न सिर्फ आज़म खान की जान बच गई थी, बल्कि इसका एक दुश्मन मारा गया था और दूसरा पकड़ा गया था जिससे बहुत कुछ मालूम कर सकता था। तुमने न सिर्फ मेरी जान बचाई बल्कि हिंदू सरकार पर भी बहुत बड़ा एहसान किया है, वो कह रहा था। मैं जाती तौर पर तो शायद इसका बदला ना उतार सकूं, लेकिन कोशिश करूंगा कि हिंद सरकार से तुम्हारे लिए कुछ इसकी जरूरत नहीं। मैंने इसकी बात काट दी। मैं ये सोचे बगैर नहीं रह सका था कि मेरे हाथ खून से रंगे हुए हैं। हिंदुस्तान में दर्जनों आदमी मेरे हाथों मारे जा चुके हैं। अगर वो मेरी असलियत जान लेता तो शायद मेरा इतना एहसानमंद न होता, बल्कि मुझे जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाकर खुशी महसूस करता। ठीक है, वो गहरा सांस लेते हुए बोला, मैंने तो तुम्हें अपना मोहसन समझकर अपने बारे में सब कुछ बता दिया। अब तुम भी कुछ बताओ, क्या ये वाकई तुम्हारी पत्नी है और तुमने अपने बारे में जो कुछ बताया वो दुरुस्त है? मैं उछल पड़ा। बिमला भी चौंके बगैर नहीं रह सकी थी। बस में तुमसे मुलाकात हुई थी तो मुझे शक हो गया था कि तुम्हारा ताल्लुक पुलिस या किसी एजेंसी से है और मेरा ये शुबा दुरुस्त निकला। मैंने कहा, और तुमने हमारे बारे में जो अंदाजा लगाया है वो भी दुरुस्त है। बिमला मेरी पत्नी नहीं, दोस्त है। दोस्त? वो हैरत से कभी मुझे और कभी बिमला को देखने लगा। मेरा ख्याल है ये दोस्ती कुछ ज्यादा ही गहरी नहीं, तुम गलत समझ रहे हो। बिमला मेरी दोस्त है, रखेल नहीं, और ना ही मैं इसे भगाकर लाया हूँ। ये जयपुर के एक बहुत बड़े और मशहूर पंडित राम स्वरूप की बेटी है और हम सैरो तफरी के लिए नहीं, एक मिशन पर निकले हुए हैं और जब तक ये मिशन पूरा नहीं होता हम चैन से नहीं बैठ
बैठेंगे। क्या मैं इस मिशन के बारे में पूछ सकता हूँ? आजम खान ने कहा। वो मिशन? मैंने बिमला की तरफ देखा और फिर आजम खान की तरफ रुख करके बात जारी रखी। जयपुर का एक बदमाश MP बिमला की बहन को अगवा करके भागा हुआ है। हम इसका पीछा कर रहे हैं। नैनीताल में वो हमारे हाथ आते आते रह गया था। यहाँ आकर पता चला कि वो तनकपुर की तरफ निकल गया है। हमें बस नहीं मिल सकी, जिस वजह से हमें रात यहाँ रहना पड़ा। सुनने में आया है कि वो नेपाल की तरफ जाने का इरादा रखता है। ऐसी सूरत में हमारे लिए कुछ मुश्किलें पैदा हो सकती हैं, लेकिन हम इस शैतान का पीछा नहीं छोड़ेंगे। जयपुर का MP आजम खान बुड़बड़ाया। तुम देशमुख की बात तो नहीं कर रहे? हाँ वही। मैं एकदम बोल पड़ा। तुम जानते हो इसे? देशमुख को कौन नहीं जानता? आजम खान ने गहरा सांस लिया। चंद महीने पहले मुझे दिल्ली में इसका फाइल देखने का मौका मिला था। सरकार इसे तमाम MPs और सियासतदानों पर निगाह रखे हुए है जो करप्शन में मुलव्वस हैं। अफसोस की बात ये है कि हमारे बेशतर सियासतदान गंदगी की दलदल में धंसे हुए हैं और बाज तो इस मामले में बहुत बदनाम हैं और इनमें देशमुख सरे फहरिस्त है। वो चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर इसका फाइल खासा जगीम हो चुका है। चंद महीने पहले किसी औरत के हवाले से इसका एक स्कैंडल सामने आया था। वो कोई दौलतमंद बेवा है जिसके प्लाट और दूसरी जायदाद पर कब्जा करने के लिए ये इससे जबरदस्ती शादी करना चाहता था। सरकार इसके खिलाफ कोई कार्रवाई करने वाली है और मेरा ख्याल है ये केस इंस्पेक्टर घोसले को दिया जाने वाला था। ये दौलतमंद बेवा वही है जिसे वो ऋषिकेश से अगवा करके ले गया है, यानी बिमला की दीदी। मैंने कहा। मेरे इस इंकशाफ पर वो चौंके बगैर नहीं रह सका। मैंने इसे शोभा के बारे में वो सब कुछ बता दिया जो जरूरी समझा। इसमें कुछ मुबालगा और झूठ भी शामिल था, लेकिन इंस्पेक्टर आजम खान एक गाग आदमी था। वो इस केस के बारे में बहुत कुछ जानता था और इसने मेरा एक झूठ पकड़ लिया था। तुमने बताया था कि बिमला पंडित राम स्वरूप की बेटी है। वो बोला। इस तरह ये शोभा की बहन तो नहीं हुई। इसकी तो मुझे शोभा दीदी ने ही पाला है, मुझसे पहले। बिमला बोल पड़ी। शोभा दीदी की कोई औलाद नहीं थी। वो मुझे अपने पास ले गई थी। वो मुझे अपनी सगी बहनों की तरह मानती थी। मैं भी इसे बहुत मानती हूँ। वो शैतान अगर इसे नेपाल की तरफ ले गया तो तुम फिक्र मत करो। आजम खान ने इसकी बात काट दी। अगर इसने नेपाल का रुख किया तो सीधा खटमंडू जाएगा और मैं जानता हूँ खटमंडू में वो कहाँ मिलेगा। लेकिन हम खटमंडू कैसे जा सकेंगे? हमारे पास तो मैं हूँ ना। इंस्पेक्टर खान ने मेरी बात काट दी। मैं तुम लोगों को साथ लेकर जाऊंगा। तुमने मेरी जिंदगी बचाकर मुझ पर जो एहसान किया है, मैं इसका बदला तो नहीं चुका सकता, लेकिन इस मामले में तुम्हारी थोड़ी बहुत मदद कर सकता हूँ और तुम्हारे किसी काम आकर मुझे खुशी होगी। हम अभी बातें कर रहे थे कि दरवाजे पर दस्तक की आवाज उभरी। इस वक्त सुबह के 5 बज रहे थे। मैंने उठकर दरवाजा खोला तो सामने एक पुलिस कांस्टेबल को देखकर चौंक गया। खान साहब को मिलने का हूँ, कांस्टेबल ने कहा। मैंने दरवाजा खोल दिया। कांस्टेबल ने अंदर दाखिल होकर इंस्पेक्टर आजम खान को सल्यूट किया। क्या बात है कांस्टेबल, कैसे आए हो? इसने कुछ बताया? आजम खान ने पूछा। इसने आत्महत्या कर लिया सरकार, कांस्टेबल ने जवाब दिया। क्या? आजम खान एकदम उछल पड़ा। इसके पास कोई जहरीला कैप्सूल था सर, जिसे इसने निगल लिया। इसको बचाने का बहुत कोशिश किया, डॉक्टर को बुलाया मगर वो मर गया, कांस्टेबल ने बताया। तुम लोग आराम करो, मैं आता हूँ। वो मेरी तरफ देखते हुए बोला। मुझे इससे कुछ मालूम होने की तवक्को थी, लेकिन बहुत गड़बड़ हो गई। बहरहाल मैं आता हूँ थोड़ी देर में और हम आज ही किसी वक्त तनकपुर रवाना हो जाएंगे। पहली बस 8 बजे रवाना होती है यहाँ से। मैंने इसे याद दिलाया। इसकी तुम फिक्र मत करो, मैं बंदोबस्त कर लूंगा। वो ये कहते हुए बाहर निकल गया। कांस्टेबल ने मुड़कर बिमला की तरफ देखा और तेजी से बाहर चला गया। मैंने दरवाजा बंद कर दिया और बिमला के करीब पलंग पर लेट गया। रात भर कुर्सी पर बैठे रहने से मैं थक गया था और कुछ देर लेटकर कमर सीधी कर लेना चाहता था। बिमला भी लेट गई और कंबल ऊपर खींच लिया। हम कुछ देर तक इंस्पेक्टर खान के बारे में बातें करते रहे और फिर मेरी आंखें बंद होने लगी। दरवाजे पर दस्तक की आवाज से मेरी आंख खुल गई। बिमला भी जाग गई थी। मैंने उठकर दरवाजा खोल दिया। वो वही पुलिस कांस्टेबल था। खान साहब बोला, आप लोग तैयार हो जाओ, 1 घंटे बाद यहाँ से जाने का है। इसने मेरे कंधे के ऊपर से कमरे में झांकने की कोशिश करते हुए कहा। ठीक है, हम तैयार रहेंगे। मैंने धड़ से दरवाजा बंद कर दिया। इस वक्त 9 बज रहे थे। 8 बजे वाली बस तो निकल चुकी थी, लेकिन इंस्पेक्टर आजम खान ने कुछ तो इंतजाम किया ही होगा। हमने आधे घंटे में तैयारी मुकम्मल कर ली। कुछ वक्त
नाश्ते में लगा। मैंने होटल का बिल भी चुका दिया। हम इंस्पेक्टर आजम खान का इंतजार करने लगे। 10:15 बजे के करीब होटल के एक मुलाजिम ने आकर बताया कि हमें लेने के लिए पुलिस की जीप आ चुकी है। हम अपने कंबल और थैला उठाकर बाहर आ गए। वो पुलिस की खुली जीप थी। स्टीयरिंग के सामने मुकामी पुलिस का वही इंस्पेक्टर बैठा हुआ था। इसके साथ वाली सीट पर आजम खान बैठा हुआ था। इसने वही कल वाला सफारी सूट पहन रखा था। इसकी आंखें सुर्ख हो रही थी। हमने तो 3-4 घंटे आराम कर लिया था, लेकिन लगता था कि खान को एक लम्हे के लिए भी आंखें बंद करने का मौका नहीं मिला था। पीछे वाली सीट्स आमने सामने थी। एक सीट पर 2 कांस्टेबल ऑटोमेटिक राइफलें संभाले बैठे थे। मैं और बिमला सामने वाली सीट पर बैठ गए और जीप हरकत में आ गई। कस्बे की हदूद से निकलते ही जीप की रफ्तार तेज हो गई। आजम खान अपनी सीट पर पीछे की तरफ मुड़कर बैठ गया था। मुझसे बातें करते हुए वो बार बार इस बात पर अफसोस का इजहार कर रहा था कि पकड़े जाने वाले हमला आवर से कुछ मालूम नहीं हो सका था, और मैं अपनी जगह पर सोच रहा था कि वो गिरोह किस कदर ताकतवर होगा। मुझे ऐसी बातों का तजर्बा था। ऐसे हर गिरोह के पीछे कोई ना कोई बड़ी ताकत जरूर होती है। थाईलैंड में शहनशाह के खिलाफ साजिश करने वाले गिरोह को गोल्डन ट्राईएंगल के जनरल खुराट की पुष्टपनाही हासिल थी, और ऐसी ताकतें बिला वजह किसी गैंग की पुष्टपनाही नहीं करती। इनका भी कोई ना कोई मकसद जरूर होता है। जनरल खुराट शहनशाह का तख्ता उलटने के बाद थाईलैंड में मंशियात की तिजारत पर कंट्रोल हासिल करना चाहता था। थाईलैंड को राहदारी के तौर पर इस्तेमाल करके वो आजादी से पूरी दुनिया में मंशियात का जहर फैला सकता था, लेकिन मैंने इनका ये घिनौना मंसूबा नाकाम बना दिया था। और नेपाल में तरियाड नामी तंजीम किसी गिरोह की पुष्टपनाही कर रही थी। इस जुराइम पेशा गिरोह के मकासद कुछ भी हों, लेकिन तरियाड के अज़ाइम वहीद वाज़े थे। नेपाल के बेशतर और खुसूसन जनूबी पहाड़ी इलाके और इससे मिलते हुए भारत के शुमाली इलाके, जिनमें कुछ इलाके यूपी के और इसके साथ हिमाचल प्रदेश का इलाका शामिल था, पोस्त की पैदावार के लिए खासी शोहरत रखते थे। यहाँ दुनिया की बेहतरीन अफ्यून, चर्च और हेरोइन तैयार होती थी। नेपाल के अलावा इन इलाकों की सरहदें तिब्बत और चीन से भी मिलती थी, और तरियाड इन्हीं इलाकों पर कंट्रोल हासिल करना चाहता था, और इसीलिए नेपाल में अफरा तफरी फैलाने के लिए इस गिरोह की पुष्टपनाही कर रहा था। इस जैसी तंजीमें बेपनाह वसाइल की मालिक होती हैं। इंस्पेक्टर आजम खान के प्रोग्राम और रवानगी को अगरचे निहायत खुफिया रखा गया था, लेकिन उन्होंने पता चला लिया था और इसे नेपाल की सरहद पार करने से पहले ही कत्ल करने की कोशिश की गई थी, और मुझे यकीन था कि इस पर इस तरह के मजीद हमले भी होंगे। ये सब सियासी खेल थे। कोई दौलत समेटने के चक्कर में था, कोई अपनी गिर्द ताकत जमा करना चाहता था, और कोई ताकत के बल बूते पर अपने मुल्क की सरहदों को फैलाने के चक्कर में था। मुझे सियासत से कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन अपने इर्द गिर्द के हालात से आंखें भी बंद नहीं रख सकता था। मैं कई महीनों से हिंदुस्तान में था और यहाँ की सियासत और यहाँ के हालात से बड़ी हद तक वाकिफ हो चुका था। यहाँ रहते हुए ये बात मैंने जानी थी कि हिंदुस्तान के हुक्मरान शुरू ही से अपने मुल्क की सरहदों को वुसअत देने की कोशिश कर रहे हैं, और वो इन कोशिशों में बतदरीज कामयाबियां हासिल करते रहे थे, और इनकी ये घिनौनी कोशिश अब भी जारी थी। उन्होंने ताकत के बल बूते पर गोवा की आजाद रियासत पर कब्जा किया, सिक्किम और भूटान पर बेजोरे ताकत तसल्लुत जमाया। एक तरफ आसाम और दूसरी तरफ कश्मीर में निसफ सदी से लड़ाई जारी थी। इन दोनों खित्तों के बाशिंदे हिंदुस्तान के लिए लोहे का चना बने हुए थे। एक तरफ नेपाल था, यहाँ हिंद सरकार की पॉलिसी मुख्तलिफ थी। यहाँ दोस्ती की आड़ में पैर फैलाए जा रहे थे। जिंदगी के हर शोबे में हिंदुस्तान का अमल दखल बढ़ रहा था। मईशत पर तो भारत के हिंदू मुकम्मल तौर पर काबिज हो चुके थे। नेपाली अवाम भारतीय हुक्मरानों की इस घिनौनी साजिश से भी आगाह हो चुके थे। इनमें बेदारी पैदा हो रही थी। नेपाल के मुख्तलिफ शहरों में भारत के खिलाफ मुजाहरे होते रहते थे, और जहाँ तक मेरा ख्याल था इस वक्त भी कोई ऐसी ही सूरत हाल थी। मुमकिन है कोई नेपाली तंजीम खुलकर सामने आ गई हो, भारत को इससे खतरा महसूस हुआ हो और इसे जुराइम पेशा गिरोह का नाम देकर इसकी सरकोबी का फैसला कर लिया। बहरहाल सूरत हाल कुछ भी हो, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं थी। मुझे तो देशमुख की तलाश थी, और इत्तेफाक से आजम खान से मुलाकात हो गई थी, जो इस सिलसिले में हमारी मदद करने को तैयार हो गया था। मुझे किसी और मामले में दखल देने की जरूरत नहीं थी। काठ गोदाम से तकरीबन 20 किलोमीटर आगे चोर गलिया नामी एक छोटी सी बस्ती थी। ये बस्ती हाईवे के दोनों तरफ फैली हुई थी। सड़क के किनारे पर दुकानें और कई छोटे छोटे होटल थे, जिनके सामने खुली जगहों पर भी मेजें और कुर्सियां बिछी हुई थी। इंस्पेक्टर ने जीप एक होटल के सामने रोक ली। ये बस्ती काठ गोदाम थाने की हदूद में थी, और इंस्पेक्टर इस तरफ के दौरे करता रहता था। जीप रुकते ही होटल का मालिक दौड़कर वहां पहुंच गया। दान बाग हमारे वो
प्रणाम करते हुए बोला। इसके लहजे में खुशामद की झलक नुमाया थी। पधारिए सरकार, भोजन होगा या चाय या ठंडा चलेगा? वो कंधे पर पड़ा हुआ पटका उतार कर एक मेज और कुर्सियां साफ करने लगा। चाय पिलाओ रघु, सिर्फ चाय और जल्दी करो, हमारे पास वक्त नहीं है, हमें आगे जाना है, इंस्पेक्टर ने कहा। अभी हाजिर करता हूँ सरकार, रघु ने जवाब दिया। हम कुर्सियों पर बैठ गए जबकि दोनों कांस्टेबल जीप के करीब ही खड़े हो गए थे। 10 मिनट बाद रघु खुद चाय लेकर आ गया। 2 प्लेटों में केक, पेस्ट्रियां और बिस्किट वगैरह भी थे। इंस्पेक्टर ने कांस्टेबलों को बुलाकर चाय के 2 कप और 1 प्लेट इनके हवाले कर दी। मैंने चाय का 1 कप बिमला की तरफ बढ़ा दिया और दूसरा खुद उठा लिया। हम अभी चाय पी रहे थे कि हमारी मेज के गिर्द लोगों का जमघटा सा लग गया। ऐसी छोटी बस्तियों में थानेदार को राजा से कम नहीं समझा जाता। लोग अपनी फरियादें लेकर जमा हो रहे थे। मैंने चाय का आखिरी घूंट लेते ही बिमला को इशारा किया और कुर्सी से उठ गया। मुझे लगता था कि यहाँ कम से कम आधा पौन घंटा जरूर लग जाएगा और मैं इस दौरान कुछ मालूमात हासिल कर लेना चाहता था। मेरी मेहनत रायगा नहीं गई। एक होटल से पता चल गया कि कल यहाँ से सुर्ख रंग की एक मोटर गुजरी थी जिसमें एक बीमार औरत और 2 आदमी थे। उन्होंने इसी होटल में रुककर चाय पी थी। होटल के मालिक और मुलाजिम ने इस बीमार औरत और इन दोनों आदमियों का जो हुलिया बताया, इसे तस्दीक हो गई कि वो शोभा और देशमुख ही थे। खिलाफे तवक्को 15-20 मिनट बाद ही इंस्पेक्टर जीप में बैठ गया और फिर बैठते ही जीप हरकत में आ गई। चंद मील तक मैदानी इलाका था, पहाड़ियां बहुत दूर थीं, लेकिन कुछ और फासला तय करने के बाद हम एक बार फिर पहाड़ियों में दाखिल हो गए। सड़क इन पहाड़ियों में बाल खाती हुई जा रही थी। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और जीप लहरा गई। इसके साथ ही फजा तड़तड़ाहट की आवाज से गूंज उठी। बाएं तरफ की पहाड़ी से जीप पर फायरिंग की जा रही थी। एक गोली ने जीप का आगे का एक टायर ब्रस्ट कर दिया था और दूसरी गोली मेरे और बिमला के दरमियान गुजरती हुई सामने वाली सीट पर बैठे हुए एक कांस्टेबल के बाएं बाजू में लगी थी। वो कांस्टेबल चीखता हुआ उछल पड़ा था। इंस्पेक्टर ने बड़ी जहानत का सबूत देते हुए जीप को सड़क से उतार कर एक चट्टान के करीब रोक लिया। बिमला बुरी तरह चीख रही थी। मैंने इसका हाथ पकड़कर छलांग लगा दी और जीप और चट्टान के दरमियान दुबक कर बैठ गया। आजम खान, इंस्पेक्टर और दोनों कांस्टेबल भी छलांग लगाकर जीप से उतर गए थे। बाजू जख्मी होने के बावजूद इस कांस्टेबल ने राइफल संभाल ली थी। वो सामने पहाड़ी पर इंस्पेक्टर चीखा। इसके पास अगरचे रिवाल्वर मौजूद था मगर इसने भी अपनी सीट के पास रखी हुई ऑटोमेटिक राइफल उठा ली थी। दोनों कांस्टेबल और इंस्पेक्टर अंधाधुंध पहाड़ी पर फायरिंग कर रहे थे जहां से फायरिंग हो रही थी और फिर एक कांस्टेबल और इंस्पेक्टर दौड़ते हुए इस पहाड़ी पर चढ़ गए। जख्मी कांस्टेबल वहीं रुक गया था। आजम खान हमारे करीब जीप की आड़ में बैठा हुआ था। इसके पास किसी किस्म का असला नहीं था और खाली हाथ गनमैनों का पीछा करना हमाकत ही होती और आजम खान इतना अहमक नहीं था। इंस्पेक्टर और कांस्टेबल तकरीबन आधे घंटे बाद वापस आए। कांस्टेबल ने एक आदमी को कंधे पर लाद रखा था। वो लाश थी। इसका जिस्म गोलियों से छलनी था। इसके खून से कांस्टेबल की शर्ट भी सुर्ख हो रही थी। इसने वो लाश हमारी सीटों के दरमियान फर्श पर डाल दी। 2 थे। इंस्पेक्टर ने खान की तरफ देखते हुए कहा, एक पहाड़ियों में फरार हो गया, दूसरा आपके सामने पड़ा है। आजम खान लाश के कपड़ों की तलाशी लेने लगा लेकिन कुछ रकम और 4 बीड़ियों के सिवा कोई काम की चीज नहीं मिली। इस रकम में 2 नोट नेपाली करेंसी के थे जिससे बहरहाल ये तय हो गया कि ये हमला भी आजम खान पर ही हुआ था और मेरा अंदाजा दुरुस्त निकला था कि इस पर ऐसे कातलाना हमले और भी होंगे और ये इसकी खुशकिस्मती थी कि वो इस मर्तबा भी बच गया था। पहली गोली इस तरफ के आगे वाले टायर पर लगी थी जिस तरफ वो बैठा हुआ था। निशाना यकीनन इसे ही बनाया गया था लेकिन गोली इससे 2-3 फुट के फासले पर टायर में लगी थी। हम भी लपेट में आ गए थे लेकिन हमारी भी खुशकिस्मती थी कि बाल बच गए थे। जीप की बॉडी पर इस तरफ की कई गोलियां लगी थी। दूसरा कांस्टेबल जीप का टायर तब्दील करने लगा। खान ने जख्मी कांस्टेबल के बाजू पर अपने रुमाल से पट्टी बांध दी थी लेकिन इसके जख्म से खून रिस रहा था। इसे फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद की जरूरत थी और ये तिब्बी इमदाद इसे 1 घंटे से पहले नहीं मिल सकती थी। टायर तब्दील करने के बाद हमें बैठने को कहा गया तो बिमला जीप पर चढ़ते हुए झिझक रही थी। इसके चेहरे पर खौफ के झलके से तासरत थे। सीटों के दरमियान वो लाश पड़ी थी और बिमला जैसी लड़की के लिए लाश पर पैर रखकर बैठना मुमकिन नहीं था। आजम खान ने सूरत हाल को ताड़ लिया और बिमला को अपनी सीट पर बिठाकर खुद मेरे साथ बैठ गया। जीप एक बार फिर तेज रफ्तारी से दौड़ने लगी। इंस्पेक्टर वाली राइफल आजम खान ने ले ली थी और दोनों कांस्टेबल भी चाको चौबंद बैठे सड़क के एतराफ में पहाड़ियों की तरफ देख रहे थे। आधे घंटे बाद हम पहाड़ियों से निकल गए। आगे किसी हद तक मैदानी इलाका था। पहाड़ियां बहुत दूर नजर आ रही थी और मेरा
ख्याल है कि कोई भी पहाड़ी 3-4 हजार फुट से ज्यादा बुलंद नहीं थी। ताहम इनके पीछे शुमाल की तरफ ये पहाड़ी सिलसिला बतदरीज बुलंदी इख्तियार करता चला गया था। किसी हादसे या नाखुशगवार वाक़े से दो चार हुए बगैर हम मजीद 40 मिनट बाद तनकपुर पहुंच गए। ये एक बड़ा कस्बा था। इंस्पेक्टर ने जीप अस्पताल के सामने जाकर ही रोकी थी। इंस्पेक्टर जीप से उतरकर दोनों कांस्टेबलों के साथ अंदर चला गया। बिमला अगली सीट पर बैठ रही और आजम खान भी नीचे उतर आए। अस्पताल में आने वाले लोग जीप में पड़ी हुई लाश देखकर रुकने लगे और बहुत जल्द वहां जमघटा लग गया। तकरीबन 10 मिनट बाद कांस्टेबल के साथ अस्पताल के 2 मुलाजिम स्ट्रेचर लेकर आ गए और लाश को स्ट्रेचर पर डालकर ले गए। जीप के पिछले हिस्से में खून फैला हुआ था और मक्खियां बिनबिना रही थी। मैंने बिमला को इशारा किया, वो भी जीप से उतर आई। हम अस्पताल के गेट के अंदर की तरफ एक दरख्त के नीचे बेंच पर बैठ गए। इंस्पेक्टर अपने कांस्टेबलों के साथ तकरीबन आधे घंटे बाद अस्पताल से बरामद हुआ। जख्मी सिपाही के बाजू पर पट्टी बंधी हुई थी। आप लोग होटल में जाकर आराम कीजिए, मैं फारग होकर आता हूँ। जीप भी साफ करवानी है, पिछली तरफ खून बिखरा हुआ है। इंस्पेक्टर ने खान की तरफ देखते हुए कहा और जख्मी बाजू वाले कांस्टेबल को हमारे साथ कर दिया। नेपाल की सरहद पर वाक़या ये कस्बा 20-25 हजार की आबादी पर मुश्तमिल था। पीलीभीत से भी एक पुख्ता सड़क यहाँ तक आई थी और एक पुख्ता सड़क नेपाल की सरहद के दूसरी तरफ भी चली गई थी। बारौनक कस्बा था, पुरानी तर्ज की इमारतें थी। हम कांस्टेबल के साथ मुख्तलिफ बाजारों में घूमते हुए एक होटल में आ गए। यह होटल पुरानी तर्ज की एक हवेली नुमा इमारत में बना हुआ था। 4 दीवारी के अंदर वसीओ अरीज कंपाउंड था, जिसके कुछ हिस्से पर घास लगी हुई थी और बाकी हिस्से में मट्टी उड़ रही थी। हवेली की 2 मंजिला इमारत बहुत बड़ी थी। नीचे ऊपर कई कमरे थे। मुझे और बिमला को जो कमरा मिला वो ऊपर वाली मंजिल की राहदारी के ऐन आखिर में था। कमरे के सामने एक कुशादा बालकोनी थी जिसके ऊपर साहिबान सा बना हुआ था। इस बालकोनी में बैठकर सामने दूर तक बाजार का नजारा किया जा सकता था और सबसे अच्छी बात यह थी कि इस कमरे में बाथरूम भी था और हमें बाहर राहदारी में किसी जगह बाथरूम के सामने लाइन में खड़े होने की जरूरत नहीं थी। इंस्पेक्टर आजम खान को ग्राउंड फ्लोर पर कमरा मिला था। इस तरह हम दोनों एक दूसरे से काफी फासले पर हो गए थे। मेरे ख्याल में ये इस कस्बे का सबसे अच्छा होटल था, इसीलिए यहाँ सबसे ज्यादा रौनक थी। 1 घंटे बाद आजम खान से हमारी मुलाकात डाइनिंग रूम में हुई। डाइनिंग रूम भी खासा बड़ा था और मेजें कुर्सियां भी सलीके से लगी हुई थी। यहाँ का खाना भी लजीज था। खाने के बाद आजम खान कहीं चला गया। इसने कहा था कि हम चाहें तो शहर में घूम फिर लें, लेकिन रात 9 बजे के बाद हम अपने कमरे ही में रहें, क्योंकि ऐन मुमकिन के हम लोग रात ही के किसी हिस्से में सरहद पार कर जाएं। खाने के बाद हम अपने कमरे में आ गए। बिमला तो बेड पर लेट गई और मैं बालकोनी में बैठकर सामने बाजार का नजारा करने लगा। बाजार बड़ा बारौनक था। कुर्सी पर बैठे बैठे मेरे दिमाग पर गनूदगी सी तारी होने लगी। दोपहर के खाने के बाद हमेशा मुझ पर सुस्ती सी तारी हो जाया करती थी। मैं उठकर अंदर आ गया। बिमला भी खराटे ले रही थी। बेड काफी कुशादा था। मैं भी एक तरफ लेट गया। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद का नारा ज़रूर दर्ज करके अपने मुल्क पर फ़ख्र करें और पाकिस्तान की बुनियादें मजबूत करने में अपना किरदार अदा करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। ISI पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।